स्थापना हेतु अत्यंत आवश्यक है। आज के इस कार्यक्रम में हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती अर्चना सिन्हा मैम, जिला समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, जनपद इटावा, उत्तर प्रदेश, हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। मैम को मैं सादर प्रणाम करता हूं, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी मुख्य वक्ता श्रीमती पल्लवी शंकर मैम, पूर्व सहायक निदेशक एनएबी इंडिया एवं कार्यक्रम समन्वयक। आपसे निवेदन है कृपया माइक अपना म्यूट रखें जिससे आप तक आवाज स्पष्टता पहुंचे। श्रीमती पल्लवी शंकर मैम मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारे बीच जुड़ रही हैं। मैं आप सभी को बता रहा था, श्रीमती पल्लवी शंकर मैम पूर्व सहायक निदेशक एनएबी भारत एवं कार्यक्रम समन्वयक, स्नेहांकित हेल्पलाइन दृष्टि बाधितार्थ अंधेरी, मुंबई से आज हमारे बीच जुड़ रही हैं। मैम का भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती अर्चना सिन्हा मैम मुख्य अतिथि से कि कृपया एक बार आप अपना माइक चेक कर लें। मैम वीडियो आपकी स्पष्ट हम तक आ रही है, माइक एक बार चेक कर लें मैम। नमस्कार नागेश जी, आवाज आ रही है हमारी? जी जी सादर नमस्कार मैम, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट पहुंच पा रही है। आदरणीय श्रीमती पल्लवी शंकर मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो एक बार अपनी तरफ से ऑडियो और वीडियो चेक कर लें। हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज नागेश जी। जी जी सादर प्रणाम मैम, सादर प्रणाम। हमारे बीच हमारी मुख्य अतिथि महोदया और आज के इस बहुविशिष्ट विषय पर अपनी विशेषज्ञता रखने हेतु हमारा आमंत्रण स्वीकार कर अनुग्रह स्वरूप हमारे बीच जुड़ी आदरणीय श्रीमती पल्लवी शंकर मैम, दोनों जन का आशीर्वचन हमारे इस पटल पर आ चुका है। आज के इस कार्यक्रम में समन्वयक के रूप में है परमादरणीय राजीव रंजन सर, सह आचार्य वाक्य एवं श्रवण सीआरसी लखनऊ, श्री विकास मिश्र जी, अनुस्थिति ज्ञान चल सुहृता अनुदेशक सीआरसी लखनऊ, आज के कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन प्रदान कर रही हैं आदरणीय स्मिता जयवंत मैम, निदेशिका पीडीयूएनआई पीबीडी नई दिल्ली। आज के कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं आदरणीय श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ। सीआरसी लखनऊ अपने रचनात्मक गतिविधियों को निरंतर एक सुखद, वृहद और ज्ञानमय समाज के निर्माण हेतु तथा दिव्यांग जनों के लिए एक सुगम पथ निर्माण हेतु निरंतर अपनी सेवाओं को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप सभी तक पहुंचाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में आज का यह बहुविशिष्ट कार्यक्रम आप सभी के बीच है। हमारे निदेशक श्री रमेश पांडे सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं हमारे निदेशक श्री रमेश पांडे सर को कि आप आए और आज के इस बहुविशिष्ट आयोजन में अपना आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय श्री रमेश पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसका आयोजन जनपद इटावा के समग्र शिक्षा अभियान के कोलैबोरेशन में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का विषय है दृष्टि दिव्यांगजनों हेतु शीघ्र पहचान एवं शीघ्र हस्तक्षेप। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अर्चना सिन्हा मैडम, जो कि जिला समन्वयक है समग्र शिक्षा अभियान इटावा की। मैडम आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे आशा है कि आपके जो शिक्षक हैं, रिसोर्स टीचर्स हैं, itinerant टीचर्स हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के, वो जरूर इस कार्यक्रम से जुड़े होंगे क्योंकि इसका विषय बहुत महत्वपूर्ण है और सबकी जो भी हमारे टीचर्स हैं उनको इस विषय के संबंध में जो अपडेटेड नॉलेज है उससे उनको रूबरू होना बहुत जरूरी है। इसलिए और अर्चना मैडम, मैं आपके डिस्ट्रिक्ट की एक्टिविटीज को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करता रहता हूं और मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के साथ काम किया है और उनमें से आप मुझे बहुत डायनामिक अफसर लगती हैं और आपके अलग अलग एक्टिविटीज मैं सोशल मीडिया के भी माध्यम से देखता रहता हूं, आपके व्हाट्सएप के माध्यम से भी देखता रहता हूं। मुझे बड़ी खुशी होती है आपका डायनामिज्म देख के, आपकी एक्टिविटीज देख के, और मुझे
पूरी उम्मीद है कि हमारा ये जो कोलैबोरेशन है सीआरसी का और इटावा का, ये भविष्य में भी जब कोविड पैंडेमिक से हमें थोड़ा रिलीफ मिलेगी तो फेस टू फेस भी हम लोग कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और दूसरे कैंप्स और दूसरे तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग कर पाएंगे आपके जनपद में। आज की जो हमारी चीफ स्पीकर हैं श्रीमती पल्लवी शंकर जी, जो कि पूर्व सहायक निदेशक हैं एनएबी इंडिया की और अभी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं स्नेहांकित हेल्पलाइन दृष्टिबाधितार्थ के लिए अंधेरी मुंबई। मैडम, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज का विषय है आज वो उससे हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उससे काफी लाभान्वित होंगे आपके ज्ञान से, आपके अनुभवों से। आज के हमारे कोऑर्डिनेटर्स राजीव रंजन जी, विकास जी और नागेश जी, आपके प्रति भी आभार है और जितने पार्टिसिपेंट्स इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं उनके प्रति भी मेरा आभार है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ कि पल्लवी मैडम और हमारी अर्चना मैडम को मैं सुनूं और इस कार्यक्रम से मैं लगातार बना हुआ हूँ। मैं सबको फिर से इस कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सादर धन्यवाद सर, आपका निरंतर उत्साहवर्धन निर्देशन हमें ऐसे बौद्धिक आयोजनों की प्रेरणा प्रदान करता है। मैं कार्यक्रम की प्रथम पंक्ति में हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती अर्चना सिन्हा मैम को सादर आमंत्रित करता हूं, जिला समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान जन। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद नागेश जी। और जैसा कि आज मैं देख रही हूँ कि आप सभी लोग इस प्रोग्राम में आए हुए हैं और आप लोगों ने समय के क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्ति केंद्र सीआरसी के माध्यम से जो हमारे इटावा के साथ कोलैबोरेशन किया है, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन समस्या ये है कि आज मैं 2 दिन से मेरे गले में जो है, तो मैं जैसा भी बोलूंगी उसको समझिएगा, गला मेरा बजा हुआ है, तो आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, फिर भी मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आप तक आवाज आपकी स्पष्ट है। स्पष्ट है, धन्यवाद। तो मैं आज ये जो कोलैबोरेशन से आप लोगों ने जो ऑर्गेनाइज किया है कार्यक्रम, मुझे वाकई में बहुत खुशी हुई जब आपका परसों फोन आया और आप इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मैं, जैसा कि सर ने बताया, रमेश सर ने, मैं खुद सर आपसे मिलना चाहती थी। ड्यूरिंग कोविड के कारण ये नहीं हो पाया। हम लोग आगे जरूर इस तरह का कार्यक्रम करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। आज हमें समेकित शिक्षा के बारे में बताना है कि समेकित शिक्षा योजना में क्या क्या चल रहा है। तो इस कार्यक्रम में जो भी हमारे कार्यक्रम समन्वयक हैं और आप निदेशिका मैडम, निदेशक जी सभी और मैडम मुख्य वक्ता पल्लवी शंकर मैम, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आपने इस मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया और हमारे समेकित शिक्षा योजना सभी तक पहुंचे। मैं इसका प्रयास करूंगी कि इसमें क्या क्या योजनाएं हमारा भारत सरकार चला रही हैं, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी। समेकित शिक्षा योजना के अंतर्गत हम जो है 6 से 14 साल के बच्चों पे काम कर रहे हैं। जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम उनके घर तक सुविधा पहुंचा सके पूरा प्रयास करते हैं। हम इसके लिए हम उनका पहले चिन्हांकन करते हैं, चिन्हांकन करने के बाद उनका नामांकन करते हैं। नामांकन में बहुत दिक्कतें आती हैं, जो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जो सामान्य विद्यालय के टीचर्स हैं वो ये कहते हैं ये बच्चे पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ाएंगे, इनके लिए कोई स्पेशल एजुकेटर अब अवेयरनेस हो गया, वो जानते हैं कि हाँ स्पेशल एजुकेटर विशेष शिक्षक हैं और उनके माध्यम से पढ़ाया जाए, बच्चों को सपोर्ट दिया जाएगा। तो हमारे जो बच्चे हैं CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, उनका नामांकन कराते हैं। हम जहाँ भी जो भी ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग में हमेशा उनका बोलते हैं कि साल भर इनका नामांकन खुला रहता है, कोई अप्रैल ही नहीं, जुलाई ही नहीं, कभी भी इनका एडमिशन ले सकते हैं और इनके करंट लेवल को देखते हुए हम उनका दाखिला करा सकते हैं। नामांकन कराने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है कि जो हमारे जनपद इटावा में 8 BRC है या 1 नगर क्षेत्र है, तो हम डॉक्टर्स की टीम ऑर्गेनाइज करके मेडिकल असेसमेंट कैंप कराते हैं। उस कैंप में हम जो बच्चों में जिस तरह की दिव्यांगता, पहले हम 7 प्रकार की दिव्यांगता पे काम करते थे, उस 7 प्रकार की दिव्यांगता पे काम करते थे, और आज हम 21 रिवाइज पर्सन विद
डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत जो है हम 21 डिसेबिलिटी पे कार्य कर रहे हैं। हमारा तो पहला प्रयास है कि हमारे यहाँ लगभग 5000 टीचर्स हैं और 1775 स्कूल हैं, तो उन तक कम से कम 21 डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी पहुंचे, वो जाने कि हाँ दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है। बहुत कम लोग सिर्फ ब्लाइंड, इंटेलेक्चुअल चाइल्ड और HI वाले बच्चों को ही जानते हैं, लेकिन 21 डिसेबिलिटी अभी यूडाइस हमारा भरा गया। यूडाइस की ट्रेनिंग में हमने बताया कि 21 प्रकार की डिसेबिलिटी होती है और ये चीजें जो है नेसेसरी है करके, तो उन लोगों ने काफी बहुत सारे टीचर्स ने जाना, अवेयरनेस बढ़ा। तो हम जो डिसेबिलिटी के बारे में बताते हैं उन्हें, उस कैंप में जो बच्चे आते हैं 6 to 14 मेडिकल असेसमेंट कैंप की हम बात कर रहे थे, तो मेडिकल असेसमेंट कैंप में जो बच्चे आते हैं उनका डॉक्टर की टीम के द्वारा, उसमें डॉक्टर्स की टीम आप जानते हैं, और नहीं भी जानते तो ऑर्थोपेडिक सर्जन, ENT सर्जन, आई स्पेशलिस्ट और डिप्टी CMO, ये 4 लोग रहते हैं और साइकोलॉजिस्ट की भी सुविधा प्रदान की गई है। इन 5 मेंबर्स के रहने से हमारे बच्चों का BRC के स्तर पे ही जो है कैंप में लगा के उनका सर्टिफिकेट्स प्रदान कर दिया जाता है। वहीं उसी समय हमारे स्पेशल एजुकेटर को गाइडेंस मिला हुआ है कि डॉक्टर से संपर्क करके जो बच्चे को जिस उपकरण की आवश्यकता है वो वहीं पे फॉर्मेट में लिखवा दें। आइदर ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है, व्हील चेयर की आवश्यकता है, कैलिपर्स की आवश्यकता है। गवर्नमेंट के द्वारा ये समेकित शिक्षा योजना में समग्र शिक्षा अभियान, ये भी 60-40 के रेशियो पे ये भी सुविधा प्रदान की गई है। मेडिकल असेसमेंट कैंप के बाद हम एलिम्को कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और एलिम्को कैंप में हमारे बच्चों का कैंप होता है। हम कोई भी 8 विकास खंड में से 2 विकास खंड सेलेक्ट करते हैं और वहां पे 4-4 का कहीं का कोई भी ब्लॉक का बच्चा जिस एरिया का है, इस तरह से एरिया डिवाइड करते हैं कि उस एरिया का बच्चा वहां पे आए और वहां पे वो सुविधा एलिम्को कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन कराए। जो वहां पे आते हैं ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक इंजीनियर जो है विशेषज्ञ एलिम्को के, वो सेलेक्ट करते हैं, कैलिपर्स के लिए उनका नाप लेते हैं और फिर जो मेजरमेंट करने के बाद जाते हैं, उसके बाद हमारा डेट पूरे 75 जनपद से डिसाइडेड होता है और डेट मिलने पर हमारा जो उपकरण वितरण होता है। इसी तरह से समेकित शिक्षा योजना में इन बच्चों के लिए सोशलाइजेशन स्किल को डेवलप किया जा सके और भी ज्यादा खेलकूद में भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी, करिकुलम और एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी, हम दोनों चीजों को लेके चलते हैं कि हमें पढ़ाई पे सीधा फोकस करना है, लेकिन इतना नहीं कि बच्चे बोर हो जाएं, उनको खेल खेल के प्ले वे मेथड से हमें पढ़ाना है। आपका जो टॉपिक है अर्ली इंटरवेंशन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हम जो है आंगनवाड़ी, अभी ट्रेनिंग हुआ है कुछ दिनों पहले फरवरी-मार्च में, जिसमें सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को हमने बताया कि आप जो है 0 to 4 इयर्स में आप जो है जल्द से पहचान करें इन बच्चों की और एक लिस्ट बना के मुझे डायरेक्ट दें कि हाँ ये बच्चे श्रवण बाधित हैं, ये बच्चे को देखने में भी समस्या है, इनको कम दिखाई दे रहा है या इनको पैर से प्रॉब्लम है, जो भी जिस प्रकार की प्रॉब्लम है उन्हें, उसकी एक सूची बना के वो मुझे दें। हालांकि कोविड के दौरान सभी प्रोसेस डिले हैं, लेकिन वर्क चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट के थ्रू हमारा वर्ल्ड डिसेबल डे मनाया जाता है, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। खेलकूद प्रतियोगिता होती है, इसमें भी प्रतियोगिता हम बच्चों के हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं। इंटेलेक्चुअल चिल्ड्रन के लिए अलग प्रतियोगिता कराते हैं, VI बच्चों के लिए अलग कराते हैं, हियरिंग के लिए अलग कराते हैं। बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं। यहाँ पे हम फिर मुख्य अतिथि के द्वारा उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। उसके बाद हमारे लिए गवर्नमेंट से ब्रेल किट, ब्रेल किट में उसके अंदर ब्रेल स्लेट, अबेकस, टेलर फ्रेम, पढ़ने की उनकी पूरी सामग्री गवर्नमेंट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। गवर्नमेंट उनको पे करते हैं, समग्र शिक्षा अभियान उनको पे करता है। बच्चों के अभिभावक बहुत प्रसन्न होते हैं। आज के डेट में जनपद इटावा का नामक आइडेंटिफिकेशन लगभग 2200 बच्चे जो है वो रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद हम जो है उनको क्या कहते हैं अटेंडेंस, अभी जो एक ऐप इसमें विकसित किया गया है समर्थ ऐप। समर्थ ऐप हालांकि बहुत स्पेशल एजुकेटर्स जो है बिकॉज ऑफ मोबाइल ऐप जाके चलाना, नेटवर्क प्रॉब्लम, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम की समस्या ही नहीं है।
वहां जहां जाएंगे वो यूज कर सकते हैं। ये विकसित किया गया समर्थ ऐप, इसमें जो है बच्चों का पूरा उसमें चेकलिस्ट दिया हुआ है। जो चीज हम पहले हैंडमेडेड हाथ से बना या प्रिंट कराते थे, हमारे मोबाइल में किया हुआ है, हमारे स्पेशल एजुकेटर को प्रोवाइड किया हुआ है, उनको ट्रेनिंग दिया हुआ है। समर्थ ऐप के माध्यम से वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इनरोलमेंट करते हैं, उसके बाद उसी में इंडिविजुअल एजुकेशन प्लानिंग बनाते हैं, उनका एनुअल गोल सेलेक्ट करते हैं और शॉर्ट टर्म गोल सेलेक्ट करके महीने महीने, हालांकि उसमें हमारे स्पेशल एजुकेटर डेली का डेली नहीं करते हैं, तो उन्हें करना चाहिए और इससे भागना नहीं चाहिए। ऐप बहुत अच्छा विकसित हुआ है। उसमें हमारे विषय शिक्षकों से अनुरोध है कि वो उसको आप यूज करिए, अच्छा लगेगा। लिखने से आप ऐप में आपका सारा डाटा सेव रहेगा। कहीं भी अगर आप डबल कर रहे हैं तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि नहीं, हमें ये चीजें नहीं करना है। इसके अलावा इसमें जो है एक्टिविटी, हमें सपोर्ट सर्विसेज देना है, देने के लिए जो है इसी ऐप में है। इसका मतलब ये है कि हमारे गवर्नमेंट के थ्रू जो है दिव्यांग बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। स्कॉट अलाउंस जो है, ये सुविधा है उनको। स्कॉट अलाउंस जो है अभिभावक की सहायता से वो विद्यालय में आते हैं और उनका 10 माह वो रेगुलर जो है अटेंडेंस वहां पे विद्यालय में आते हैं। 70% अटेंडेंस होता है उनका। विद्यालय के विषय शिक्षक द्वारा पढ़ाई, उनको लर्निंग कॉर्नर बनाया जाता है। टीएलएम प्रोवाइड किया हुआ है विषय शिक्षकों को। वो टीएलएम आप चाहें तो उसी विद्यालय में रखिए। 6 से 8 विद्यालय सेलेक्टेड है उनके। अभी जॉब चार्ट थोड़ा शारदा में चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी वो आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन कराना, ये भी हमारे ही बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों का। जो भी बच्चे घर में हैं, हमें उन्हें सोशलाइजेशन स्किल जरूर डेवलप करना है। उन्हें घर में नहीं रहना, अभिभावक को पेरेंट काउंसलिंग करना है कि नहीं, इनको भी आप पढ़ने का मौका दीजिए। ये अक्षम है, हमें इन्हें सक्षम बनाना है, इनको आगे पढ़ने का मौका देना है। ये पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, डोमेस्टिक एरियाज में आगे बढ़ेंगे। एकेडमिक में पुअर रहते हैं, वो हमें पीछे से साथ में कवर करते हुए लेके चलना है, क्योंकि हियरिंग एड वाले बच्चे और ब्लाइंड वाले बच्चे जो है ये बहुत ही तेज होते हैं और ये बहुत जल्दी कवर करते हैं। हमारे यहाँ एक ओजस नाम का 7 इयर्स का बच्चा है, अभी हम उनपे वो बनाने जा रहे हैं, अभी क्या कहते हैं, शॉर्ट मूवी टाइप का। वो कितना जल्दी अल्फाबेट्स के जो स्लेट आते हैं ब्रेल लिपि के, वो उसको इंग्लिश और हिंदी में पूरा कंठस्थ है, बहुत अच्छा लिखता है। कक्षा 3 में पढ़ रहा है वो, बहुत जल्दी ग्रैप्स कर रहा है पढ़ाई। आप लोग तक वो जरूर पहुंचेगा। आप लोग देखेंगे ही कि हमारे ये दिव्यांग बच्चे किसी से कम नहीं है। तो इस तरह की सुविधाएं जो है, हम ये जो समेकित शिक्षा के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं, और मेरा पूरा प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लाएं कि हमारा जितना यही नहीं कहीं भी जहां जितना ज्यादा से ज्यादा पहुंचे कि हाँ ये बच्चे हमारे कुछ कर सकते हैं। ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी जो है डीएम से जो भी अपॉर्चुनिटी चाहिए हमें, सीडीओ सर के माध्यम से जो भी यहाँ से पूरा सहयोग मिलता है, हमारे जनपद इटावा में बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से पूरा सहयोग मिलता है। और सर ने कहा कि निदेशक सर ने, रमेश सर ने कहा कि सोशल मीडिया से उन्होंने मेरा देखा कार्य को, तो सर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप देखते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत मैं आगे भी बहुत अच्छा प्रयास करूंगी, कर रही हूँ और करती रहूंगी। मैं इन्हीं बच्चों के लिए डिवोटेड हूँ और मैं कार्य करना पसंद करती हूँ। मैं ज्यादा समय तो नहीं ले रही हूँ, नागेश जी, एंड करूँ? जी मैम, समय की बात जी। नागेश जी। जी मैम, आपकी आवाज आ रही मैम, आप कंक्लूड करें मैम। तो इसमें जो हम आपको बताने जा रहे थे कि जो हमारे समेकित शिक्षा योजना के अंतर्गत जो हम कार्य कर रहे हैं, ये बहुत मतलब पूरे हमारे 21 टीचर्स हैं अलग अलग डिसेबिलिटी के। तो ये सभी लोगों को जो है सभी लोग अपने अपने विकास खंड में जाना, वहां से जो है 6 से जो भी बच्चे हैं आइडेंटिफाई करना। अभी इनके लिए एक नई सुविधा प्रदान कर दी गई है कि सभी विद्यालयों में एक नोडल टीचर्स नियुक्त किया गया है समेकित शिक्षा के अंतर्गत।
वो नोडल टीचर्स का ये दायित्व है कि वो हमारे बच्चों का, पहले तो मैं बताऊं विशेष शिक्षक का, पहले विशेष शिक्षक को एनपीआरसी अलॉट किया हुआ, हालांकि एक एनपीआरसी एक टीचर पे 4-4, 5-5 एनपीआरसी अलॉट किया गया है, वो भी अकॉर्डिंग टू मॉडिफाई कर दिया गया है, जितनी जो एक दिन में मिनिमम 3 स्कूल तो वो जरूर जाएं, और उस एनपीआरसी में अगर बच्चे चिन्हांकित होते हैं तो उनको चिन्हांकन कर, उनका नामांकन कर और उनको जो भी सुविधाएं हैं वो प्रदान करें, सपोर्ट दें। तो उसी एनपीआरसी अलॉट जो हुआ है हमारे विशेष शिक्षकों को, उसी विशेष शिक्षक जो है वो हमारे उसी विद्यालय के हेडमास्टर्स या इंचार्ज हेडमास्टर्स के पास जाएंगे, उनको पूरा ब्रीफ करेंगे, एक प्रोफाइल वहीं पे बनाएंगे। कठिन काम है, लेकिन कठिन कोई भी काम कठिन नहीं होता है। अगर हम दिल से प्रयास करना चाहें तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे, और वो नोडल टीचर्स के माध्यम से हम जो है आगे बच्चों को, इन दिव्यांग बच्चों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करेंगे। किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग, अभिभावक परामर्श शिविर या किसी भी प्रकार का उनको आवश्यकता है, हमारे विशेष शिक्षक के माध्यम से उनको प्रोवाइड करेंगे। जनपद स्तर पे एक रिसोर्स सेंटर डेवलप है, जिसमें मैं और प्रहलाद कुमार स्पेशल एजुकेटर हैं। हम लोग दोनों लोग, कोई भी पेरेंट आता है उसको या एसडीएम साहब के माध्यम या डीएम मैडम के माध्यम से या तहसील दिवस में कोई शिकायत आई उसके माध्यम से, जो भी बच्चों को, पेरेंट्स दिव्यांग बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, जैसे एमआर बच्चे, इंटेलेक्चुअल बच्चों का सर्टिफिकेट्स नहीं बन रहा है, उनके आईक्यू लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इटावा में आईक्यू टेस्टिंग के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो मेरा ये कहना है इस मंच के माध्यम से कि इसके लिए भी आगे प्रयास किया जाए कि इंटेलेक्चुअल चाइल्ड का भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स बने। मैं तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही हूँ। हमारे जनपद से सर एसडीएम थे विजेंद्र पांड्यन सर और हमारे इंद्रजीत सर, दोनों को मैंने काफी बैठ के पूरा ये दिव्यांगता के बारे में उनसे उपकरण बंटवाया, उनको पूरा ब्रीफ किया हुआ है। बहुत खुशी हुई मुझे कि वहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन सेटअप भी स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं अपनी भाषा, अपने प्रयासों से मैं सबको बताऊं कि इस तरह के बच्चे होते हैं और ये कार्य चल रहा है समेकित शिक्षा योजना में, और हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। स्कॉट अलाउंस तो मैंने बताया आपको, इसी तरह से स्टाइपेंड की भी सुविधाएं, जो पालिकाएं 50% उनका अटेंडेंस विद्यालय में किसी भी दिव्यांगता से ग्रसित है और 40% उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है, उनके लिए भी 2010 माह के लिए 200 रुपए प्रति माह, 2000 रुपए उनको जो है स्टाइपेंड, उनको उनके डीबीटी योजना के माध्यम से उनके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए। जनपद इटावा से 70 लाभान्वित, मैंने बजट में ही 70 डाला था कि पहले मैं उसके सारे प्रोसेस को कर पाऊं। पिछले साल मैंने 60 डाला था, तो 60 के 60 पहुंचे, इस साल 10 बढ़ाया, 70 के 70 बच्चे लाभान्वित हुए। और स्कॉट अलाउंस में हमारे यहाँ पिछले साल 110 बच्चे लाभान्वित हुए। तो इस तरह से जो योजनाएं भारत सरकार चला रही है समेकित शिक्षा योजना में, मेरा पूरा प्रयास है कि वो हमारे कम्युनिटी में स्प्रेड हो, पूरा डोर टू डोर पहुंचे कि क्या है ये योजनाएं। इसी तरह से मैं माध्यमिक का थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि माध्यमिक में जो अधिकारी हैं या जो भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसकी भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की जरूरत है, क्योंकि मैं खुद जाती हूँ प्रयास कर 9th के लिए, 10th के लिए सामान्य विद्यालय में एडमिशन के लिए, तो वो प्रिंसिपल या वो लेक्चरर सीधा उन बच्चों को, अगर मैं नहीं गई तो उन बच्चों के पेरेंट्स को या टीचर्स को तुरंत बाहर कर देते हैं कि यहाँ विषय शिक्षक नहीं है, यहाँ पे इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन, इन सबको भगाओ, चाहे वो ब्लाइंड क्यों ना हो, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड क्यों ना हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल चाइल्ड क्यों ना हो। मेरे द्वारा फिर मैं जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करने के बाद, काफी जैक लगाने के बाद तब एडमिशंस मिलते हैं। तो ये चीजें खत्म हो, माध्यमिक स्तर से भी ये जाए, ये मंच के माध्यम से उनका भी अवेयरनेस प्रोग्राम कराया जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। बस मैं इसी के साथ मैं मुख्य श्रोता के रूप में मैम पल्लवी मैम हैं, मैं भी सुनना चाहती हूँ। मैं पूरा टाइम के साथ हूँ इस कार्यक्रम में, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित ही कर्तव्यता के साथ और समर्पण के साथ
जैसा आपने बताया कि दिव्यांग बच्चों के साथ में अगर हम आप कार्य करते हैं तो वह जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर अपनी ख्याति बढ़ाने में और अपनी क्षमता को वृद्धिवत करने में सक्षम और सफल होते हैं। आपने एक हमारे बीच बात रखी कि हम अपने बच्चे की सक्सेस स्टोरी बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जैसे समेकित क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी हमारे जिला समन्वयक हैं, अगर सभी इस तरीके से सक्सेस स्टोरी को लेकर के या जो भी विशेष शिक्षा में लगे हुए हमारे विशेष शिक्षक जन हैं, वे हमारे बेटे और बेटियों की सक्सेस स्टोरी और उनकी सफलता की गाथा को लेकर के जब पटल पे आना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित ही कोविड-19 के बाद बदली हुई इस शैक्षणिक परिदृश्य में एक नया आलोक बनेगा, एक नया ऐसा माहौल बनेगा जो विशेष शिक्षा को नई ऊंचाई की तरफ ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं आज की मुख्य वक्ता श्रीमती पल्लवी शंकर मैम, पूर्व सहायक निदेशक एनएबी भारत एवं कार्यक्रम समन्वयक, स्नेहांकित हेल्पलाइन दृष्टिबाधिता अंधेरी मुंबई को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के विषय दृष्टि दिव्यांगजनों हेतु शीघ्र पहचाने और शीघ्र हस्तक्षेप पर अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखे। आदरणीय पल्लवी शंकर मैम। धन्यवाद नागेश जी। अर्चना जी का जो मैंने सुना, ये बहुत ही अच्छा लगा कि समेकित शिक्षा में इतने सारे प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि मैं तो एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ पूरा 25 साल, और एनजीओ में जो काम होता है वो बहुत छोटे, मतलब कम बच्चों को हम लाभ दे सकते हैं अपनी सेवाओं का, लेकिन इतनी बढ़िया तरह से जो अभी मैडम बताई अर्चना जी के काम चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस तरह की अगर सभी सेवाएं उपलब्ध हो जाए तो दिव्यांग बच्चों के भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि बस उन्हें सेवाओं की पूरी ज़रूरत है। अगर वो हो जाए तो सामान्य बच्चों जैसे वो भी आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। मेरा जो अनुभव है उसके माध्यम से मैं आज का जो आपका विषय है कि दृष्टि दिव्यांगजनों हेतु शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप के बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगी, जो कि मेरा कार्यक्षेत्र है। आपकी सबकी हिंदी सुन के थोड़ा सा लगा कि इतनी बढ़िया हिंदी मैं शायद नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन कुछ ऐसे अनुभव है जिनके लिए मेरे ख्याल से भाषा का ज़्यादा कोई ये डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चों के बारे में, कुछ ऐसे अनुभवों के बारे में हम प्रेजेंटेशन के दरमियान जानने की कोशिश करेंगे। तो और इसके बाद में शायद एक 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा। अभी मेरे पास थोड़ा समय कम है, मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि समय में अपना जो प्रेजेंटेशन है वो ख़त्म करूं। शुरुआत करने की इजाज़त चाहती हूँ। मैं मैम वीडियो ऑन कर लें, शायद वीडियो आपकी तरफ से आप आ रहा है। नहीं, मैम आपका माइक म्यूट हो गया। हाँ, नहीं, मेरा प्रेजेंटेशन मैं दिखाना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने वीडियो थोड़ा ऑफ रखा है। सब देख सकते हैं क्या, मुझे बताइए। हाँ जी, सबको प्रेजेंटेशन दिख रहा है? जी प्रेजेंटेशन आ गया। ओके, मेरी जो प्रेजेंटेशन की शुरुआत है एक बच्ची से करना चाहूंगी। जो अर्ली इंटरवेंशन है, यानी जितना शीघ्र हस्तक्षेप होगा उसका बच्चे पर कितना बढ़िया असर पड़ता है, इसका एक छोटा सा आपको उदाहरण देके मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है उसकी शुरुआत करना चाहूँगी। मेरे पास, मतलब हम जब लैब में काम करते थे तो एक 2 साल की बच्ची आई थी, जिसका अभी आपके सामने स्लाइड है। बहुत छोटी बच्ची थी जिसके साथ हमने इंटरवेंशन शुरू किया। थोड़ी सी उसकी दृष्टि थी, लेकिन लगभग ना के बराबर, और शायद आइडेंटिफिकेशन के बाद, असेसमेंट के बाद हुआ कि इसका स्पर्श विकास होना ही ज़रूरी है, और विजन का जो है, फंक्शनल विजन जो है वो यूज करेगी बाकी चीज़ों के लिए। और इसी क्रम में उसका स्पर्श विकास करने का प्रयास शुरू हुआ, और जब तक वो 5 साल की हुई तो सामान्य बच्चों जैसे लगभग ब्रेल सीखना उसने शुरू किया।
आज ये बच्ची बहुत बढ़िया ब्रेल कर रही है, लेकिन अभी कहाँ पर है इसके लिए मैं, अभी वो 4th कक्षा में है, आप सुनिए कि अभी वो कहाँ पहुंची है। ये 2 साल की बच्ची, इंटरवेंशन हो पाया तो अभी सामान्य स्कूल में जाती है, 4th कक्षा में पढ़ती है, और आप सुनिए कि किस तरह से एक उसका विकास हो पाया है। दिख रही है स्लाइड सबको? हेलो? यस मैम। हाँ ठीक है, शुरू करो। रुजुल वैभव गोरखरे मम कथा नाम शुकः काकः च कस्मिंश्चित् वृक्षे कश्चन काकः कश्चन शुकः च वासं कुरुतः स्म। तयोः मैत्री गाढा आसीत्। शुकः सर्वदा आत्मानं सुन्दरं मन्यते स्म, अतः सः सर्वदा काकम् उपहसति स्म। अये भवान् तु कृष्णवर्णीयः कुरूपः च, मां पश्यतु कियान् सुन्दरः अस्मि। मम चञ्चूः रक्तवर्णीया अस्ति, पक्ष्म तु हरितवर्णीयम् अस्ति इति सर्वदा वदति स्म शुकः। एतस्मात् कारणात् काकः महान्तं खेदम् अनुभवन् तूष्णीम् उपविशति स्म। एकस्मिन् दिने काकः शुकः च मिलित्वा आहारान्वेषणं कुर्वन्तौ। तो आज ये जो बच्ची है वो इतनी बढ़िया सामान्य स्कूल में पढ़ भी रही है, और आपने देखा कि संस्कृत जैसा विषय जो थोड़ा कठिन है तो उसे भी अच्छे से समझने की कोशिश कर रही है। उसने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था जिसमें ये प्रेजेंट किया था, ऑनलाइन ही उसने प्रेजेंट किया था एक कंपटीशन में। तो शीघ्र हस्तक्षेप ये इतना महत्वपूर्ण है कि बच्चे को एक सिंगल डिसेबिलिटी वाला बच्चा, यानी अगर बस एक दृष्टिबाधिता उसको ये है तो वो बहुत बढ़िया तरह से पढ़ाई कर सकता है, आगे बढ़ सकता है और अपनी जो शिक्षा है वो पूरी कर सकता है। थोड़ा सा आगे जाते हैं इससे। अब ये जो अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन है, हम 0 to 3 ये एज में हम करते हैं। थियरी में ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगी, काफ़ी सारे लोग यहाँ ऐसे हैं कि जो अर्ली इंटरवेंशन का मतलब जानते हैं। आगे थोड़ा सा जो इसके बारे में जो बोलना है, बेसिकली डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है और जो पिछड़ापन है, डिलेज हो जाता है उसके कारण, यानी दृष्टिहीनता के कारण सामान्य तरह का जो विकास बच्चे का है उसमें जो हमारा बच्चा पिछड़ जाता है, उस विषय में हमें जो इंटरवेंशन है वो करना होता है, हस्तक्षेप करना होता है। उसके लिए पहले असेसमेंट है, फिर डायग्नोस है और फिर रेमेडी के रूप में हम शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो काम करते हैं। साथ साथ में ज़रूरत है तो थेरेपिस्ट की मदद, यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, अगर और किसी की सहायता की ज़रूरत है तो उनसे सहायता लेके हम बच्चे को जो नॉर्मल माइलस्टोन्स है वो हासिल करने में मदद करते हैं। ये जो लैग है वो ये जो थोड़ा सा पिछड़ापन है वो शुरुआत के वर्षों में ज़्यादा उसका आभास एक दिखता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की फिजिकल और मेंटल मैच्योरिटी बढ़ती जाती है वैसे ये जो लैग है वो कम होता जाता है और बहुत सारी बार प्राइमरी पार करने तक, 4th 5वीं कक्षा तक बच्चा सामान्य बच्चों से, दृष्टिवान बच्चों से आगे निकल जाता है अगर इसे अर्ली इंटरवेंशन यानी शीघ्र हस्तक्षेप मिला तो ये अर्ली इंटरवेंशन का बड़ा महत्व है और जितना जल्दी हो सके तो उतना उसे विशेष शिक्षा से जोड़ा जाए तो बढ़िया तरह से शिक्षा उसकी आगे बढ़ सकती है। 4 साल की बच्ची है, 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 4 सा
इसमें जो दृष्टिबाधित बच्चे की जो दिक्कतें है वो अगर समझे तो पहले तो दृष्टि के अभाव के कारण आसपास का जो विश्व है वो समझने में उसे कुछ दिक्कत आती है और सही तरह से समझने में दिक्कत आती है, और इसीलिए थोड़ा सा हमें जो एडेप्टेशंस करना पड़ता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज उसके लिए तैयार करने पड़ते हैं कि, और जो उसके बचे हुए बाकी जो संवेदनाएं हैं जैसे कि स्पर्श है, गंध है या श्रवण है, तो इनकी सहायता से हम वही सभी अनुभव उस तक पूरी तरह पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये अनुभव कैसे दे सकते हैं उसके बारे में आगे देखते हैं। अब ये क्यों करना है, तो अगर हम ये अर्ली इंटरवेंशन करेंगे तो पहले तो कभी कभी दृष्टिहीनता में ऐसा है कि लो विजन है और टोटली ब्लाइंड, दो तरह के दृष्टिबाधित होते हैं। तो दृष्टिहीन है, पूरी तरह दृष्टिबाधित है तो दृष्टि की स्थिति सुधारी नहीं जा सकती, लेकिन अगर मन दृष्टि बालक है जिसमें दृष्टि है और दृष्टि का उपयोग वो कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में अगर अर्ली इंटरवेंशन में हमने उसे आइडेंटिफाई किया, उसकी पहचान की, तो दृष्टि की जो स्थिति है उसे बनाए रखने में, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो, इसके लिए काफ़ी कुछ विशेष शिक्षा के रूप में, शिक्षक के रूप में हम कर सकते हैं। तो जल्दी अगर पहचान हुई तो दृष्टि का सही उपयोग, दृष्टि का उपचार, योग्य साधन, ये सब चीज़ें बच्चे को मिली तो उसकी जो सीखने की क्षमता है वो बहुत गुना बढ़ सकती है। दूसरा जो है कि डिसेबिलिटी का जो इम्पैक्ट होता है बच्चे के ऊपर, वो कम करने में विशेष शिक्षा की अगर मदद जल्दी मिलती है तो सहायता होती है, और जिससे बच्चे की विकास की गति है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो कुछ ऐसे स्किल्स है जो खास करके दृष्टिबाधित बच्चे को सीखने होते हैं, जो स्पर्श के माध्यम से होंगे या सुनने के माध्यम से होंगे, तो इन संवेदनाओं का प्रॉपर एक विकास जो है वो करने की शुरुआत हम जल्दी शुरू कर सकते हैं अगर ये बच्चा जल्दी आइडेंटिफाई हुआ तो। और बहुत सारी बार हम देखते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है फिर भी उसका जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है माता पिता पर, अपने घर परिवार वालों पर। तो जितना जल्दी आइडेंटिफाई हो, तो इंटरवेंशन हो, तो बच्चा स्वतंत्र रूप से हर काम करना सीखने की गुंजाइश बढ़ जाती है। फैमिलीज को जो काउंसलिंग चाहिए, फैमिलीज को बाकी जो सपोर्ट चाहिए ऐसे बच्चे को बड़ा करते समय, तो वो भी हम जल्दी से जल्दी दे सकते हैं, जिसके काफ़ी अच्छे नतीजे हमें मिलते हैं। अब जब हम इंटरवेंशन की बात करते हैं तो कुछ ऐसे माइलस्टोन्स है जिनके बारे में हम दृष्टिबाधित बच्चे के विषय में बात करेंगे तो सोचते हैं। और ये जो माइलस्टोन्स है ये ऐसे स्किल्स है कि जो एक विशिष्ट रूप में बच्चा विशिष्ट कौशल प्राप्त करेगा, इसका हमें आभास देते हैं। और इसमें अगर बच्चा पिछड़ रहा है तो हमारा हस्तक्षेप जो है वो उसे आगे बढ़ाने में काम आता है, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। अब इसमें कुछ बेसिक अगर हम टास्क लें कि क्या क्या उसको आना चाहिए 5 साल के बच्चे को, तो उसमें चलना है, खाना खाना है, जैसे बात करना है, फिर टॉयलेट ट्रेनिंग है, लड़का और लड़की इसके बारे में एकदम मोटे तौर पर जानना है, भाषा का विकास है, सामाजिक विकास है, और थोड़ा पढ़ने की जो शुरुआत की जो ये है प्री रीडिंग हम बोलते हैं, तो वाचन पूर्व, ये सब चीज़ों का विकास इसमें हमें करना होता है। अब बच्चे की पहचान कैसे कराएंगे, तो विशेष शिक्षक के रूप में अभी जो अर्चना जी बताई बहुत बढ़िया है कि अभी ऐप डेवलप हुआ है जिसके माध्यम से पहचान करने में आसान हो जाएगा। कुछ ऐसी दृष्टि से जुड़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में इसमें जिक्र किया है कि जो हम देख सकते हैं कि आँख बच्चे की उसमें कुछ देखने में, जैसे बार बार आँख मिचका रहा है, या उसकी जो प्यूपिल्स यानी पुतली है वो हेजी यानी
धुंधली दिख रही है, या तो पानी आ रहा है आंखों से लगातार, आंखें या सर किसी एक तरफ झुका हुआ है, तो ये सब आंखों से या चेहरे से जुड़ी कुछ ऐसी विशेष क्रिया है जो देख के पता चलता है कि शायद बच्चे की दृष्टि में कुछ गड़बड़ है। या जब हम बच्चे के साथ खेलते हैं तो वो खिलौना है, उसको वो आंखों से देखने की कोशिश नहीं कर रहा है, शायद उसे नहीं दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि कोई भी खिलौने से वो खेल नहीं रहा है, खेलना चाहता नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं देता, देखता नहीं है, हंसता नहीं है हमारी तरफ देख के। और जो पकड़ना है, यानी झुंझुना है, इस तरह की चीजें जब बच्चा बहुत छोटा है तब भी देख के उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो इस तरह का कोई जो बिहेवियर है, वर्तन है, ये बच्चे में हमें नहीं दिख रहा है। लगातार चीजों से टकराता है कहीं ना कहीं जब वो रेंगता है तो, या तो बहुत सारी बार ये होता है कि बच्चा देखता है और वही करने की कोशिश करता है, इसका हमें अभाव दिख रहा है। तो ये छोटी छोटी अगर चीजें हैं, इनके ऊपर ध्यान दिया जाए तो हमें समझता है कि शायद बच्चे की दृष्टि में कुछ गड़बड़ है। कभी कभी आंखें भेंगी यानी तिरछी है, तो इस तरह का स्क्विंट बोलते हैं हम जिसे, तो इसे भी स्पष्ट होगा कि बच्चे की आंख की जांच जरूरी है और इसका डायग्नोज जरूरी है। उसमें इंटरवेंशन या तो ऑपरेशन होगा, या तो उसे चश्मा दिया जाएगा, या पैच, आई पैच यानी बेहतर वाली जो आंख है उसमें पैच लगाया जाएगा, और दूसरी जो आंख है उसे काम करने के लिए ज़्यादा प्रवृत्त किया जाए। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चा, हमें समझ में आया कि बच्चे की आंख की दिक्कत क्या है, तो उसके बारे में सही निर्णय लेने में हम माता पिता या अभिभावक की मदद कर सकते हैं, उन्हें मार्गदर्शन सही रूप से कर सकते हैं। और इसलिए ये जो एज ग्रुप है अर्ली इंटरवेंशन वाला, इसमें हस्तक्षेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये डेवलपमेंटल एज है जिसमें काफ़ी सारी बच्चे चीज़ें सीखते हैं और उसकी ब्रेन का विकास होता है, मस्तिष्क का, और इसमें अगर हम काम करना शुरू करें तो बच्चा बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। अब जो हमारे एरियाज रहेंगे हस्तक्षेप के, इंटरवेंशन के, उसके बारे में अगर सरसरे तौर पर हम देखें तो उसमें खुद से काम करना, ये हर बच्चे को आना चाहिए, दृष्टिबाधित बच्चे को भी आना चाहिए। जो काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये बच्चा बैठा रहेगा, उसके लिए हर कोई घर परिवार का मदद के रूप में उसका सब करता रहेगा और वो खुद से कोई करने की चीज़ कोशिश नहीं करेगा। दूसरा जो है कि जिसे हम सूक्ष्म कारक और सकल कारक कौशल्य या सूक्ष्म गामक और सकल गामक कौशल कहते हैं, इनमें भी काफ़ी हद तक हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा दिखता नहीं है तो डर के मारे आसपास का जो परिवेश है उसे जानने की कोशिश नहीं करेगा, और आसपास घूमेगा नहीं बच्चा तो उसका जो ग्रॉस मोटर यानी चलना फिरना, हाथों का उपयोग करना, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से ये जो मांसपेशियां है उनका विकास नहीं हो पाएगा। उसी तरह फाइन मोटर यानी सूक्ष्म गामक, हाथों से, हाथों की उंगलियों से जो हम तरह तरह के काम करते हैं, तो इनका भी अगर हाथों से वो काम करेगा तभी हम उसे ब्रेल पढ़ा पाएंगे, तभी वो टेलर फ्रेम पे काम कर पाएगा, तभी वो अबैकस सीख पाएगा। तो ये सभी साधनों का प्रयोग करने के लिए उंगलियों का जो विकास है वो ज़रूरी है। और विशेष शिक्षक के रूप में जब हम हस्तक्षेप करेंगे तो इनके लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हम बच्चे के साथ करवा सकते हैं, जिससे कि उसकी उंगलियों का विकास होगा। साथ साथ अगर बची हुई दृष्टि है तो उसका उपयोग उसे कैसे करना है, इसका भी मार्गदर्शन एक विशेष अध्यापक के रूप में हम कर सकते हैं। इसके अलावा भाषा का विकास है, जो कि भाषा, प्रत्यय और कॉन्सेप्ट यानी ये जुड़े हुए हैं, और सेंसरी, तो सेंसेस के माध्यम से, संवेदनाओं के माध्यम से बच्चा आसपास का जो परिवेश है उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा, यानी उसका कॉन्सेप्ट जो है, संकल्पना है, वो बनना शुरू होगी। और जब हम उसे लेबल देंगे ये क्या देख रहा है, तो फिर उसे भाषा आएगी। तो ये तीनों जुड़ी हुई है चीज़ें, सेंसरी, कॉन्सेप्ट और उससे जुड़ा हुआ है लैंग्वेज।
तो ये तीनों विषयों में अगर हस्तक्षेप जल्दी होगा, संवेदनाओं के माध्यम से वातावरण से किस प्रकार जानकारी हासिल करनी है, अगर इसका अभ्यास बचपन से शुरू होगा तो बच्चा काफी हद तक वातावरण से बहुत सारी जानकारी हासिल कर पाएगा, जो दृष्टि के अभाव में काफी हद तक सीमित हो जाती है। सामान्य बच्चे की जो लिखाई और पढ़ाई है, उसकी पूर्व कौशलों का विकास लगभग 3-3.5 साल तक में शुरू हो जाता है। दृष्टिबाधित बच्चा प्रायः इसमें थोड़ा पिछड़ा हुआ हमें नजर आता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए और इसके लिए किस तरह के कौशल या एक्टिविटीज क्रियाएं हम करवा सकते हैं दृष्टिबाधित बच्चे से, इसकी जानकारी पेरेंट्स को दी जाए। ये सबसे ज्यादा अभी कोविड की जो सिचुएशन है, इसमें हमने इसका अनुभव किया है कि बहुत हद तक अभी विशेष शिक्षक भी कुछ नहीं कर पाए ये साल में, लेकिन माता पिता और अभिभावक अगर जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन में भी जुड़े हुए हैं, घर का सामान यूज किया है, तो काफी हद तक वो भी बढ़िया काम इस विषय में बच्चे के साथ कर सकते हैं। सोशल स्किल्स, बच्चे को हर जगह ले जाना, हर व्यक्ति से उसका परिचय कराना, उससे बात कराना, दोस्तों से खेलने भेजना, उनके साथ उसका परिचय कराना, ये सब चीजें भी अगर माता पिता नहीं कर रहे तो उसके लिए उन्हें प्रोत्साहन देना जरूरी है। और फिर उसके बाद कॉग्निटिव यानी पढ़ाई के लिए जो आवश्यक है वो स्किल्स जो है वो बच्चा अगर हासिल करेगा तो बहुत बढ़िया तरह से जो एकेडमिक्स जिसे हम बोलते हैं वो आगे कर पाएगा। दृष्टिबाधित बच्चे का जब हम सोचते हैं तो कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति अगर आप उसके संपर्क में आए तो उसमें 3 ऐसी मर्यादाएं आपको मिलेगी कि जो उसकी जो पूरी सीखने की प्रक्रिया है उस पर काफी हद तक प्रभाव डालती है, विपरीत रूप से प्रभाव डालती है। सबसे पहले तो जो अनुभव हम लेते हैं तो वो अनुभव लेने की क्षमता हमारी बहुत सीमित हो जाती है। इसमें आप देखेंगे कि पहले चित्र में एक व्यक्ति दृष्टिहीन है और वो जो एक स्टैचू है उसको छू के समझने की कोशिश कर रहा है। तो उंगलियों से छू के कोई चीज, किसी चीज का अनुभव करना अपने आप में एक बड़ी लिमिटेशन है। इसीलिए आप जानते होंगे कि जब दृष्टिबाधित बच्चा ब्रेल पढ़ता है तो उसकी उंगलियों का बस अग्रभाग जो है तो उसी से वो पढ़ता है 6 बिंदु। तो बड़ी चीजें समझने में उसे काफी दिक्कत होती है। तो बहुत बड़ी चीजें, बहुत छोटी चीजें, हर वो चीज जो छू कर नहीं समझी जा सकती, वो सभी चीजें समझने में उसे दिक्कत आती है। और शुरुआत के वर्षों में ये अगर हमें पता चला तो हम इसके लिए काफी सारे संरचित अनुभव, जैसे हम स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंसेस बोलते हैं, उनकी रचना कर सकते हैं कि जिसके कारण बच्चा काफी हद तक कॉन्सेप्ट्स बहुत बढ़िया डेवलप कर पाते हैं। दूसरी जो बेसिक लिमिटेशन है वो घूमने फिरने की जो है कि अकेले से एक जगह से दूसरे जगह वो जा नहीं पाता, और उसके कारण जिसे हम इंसिडेंटल लर्निंग बोलते हैं, सहज रूप से जो बच्चा सीखता है आसपास के परिवेश में घूम फिर के देख के, तो वो क्षमता उसकी काफी हद तक बाधित हो जाती है। और तीसरी जो है कि उसका वातावरण पर नियंत्रण नहीं रहता, आसपास क्या घटित हो रहा है उसके बारे में ज्यादा करके हम दृष्टि के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके अभाव के कारण ये उसके लिए थोड़ा जानना मुश्किल होता है। वो सुन के सूंघ के या जिस भी माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से आसपास क्या हो रहा है जानने की कोशिश कर सकता है, लेकिन पूरी तरह उसका अंदाजा लगाना शायद उसके लिए मुश्किल हो सकता है। तो जब हम इंटरवेंशन करते हैं तो ये 3 जो लिमिटेशंस है, मर्यादाएं हैं, इनको ध्यान में रखते हुए इनमें हमें काम करना जरूरी हो जाता है। स्पेशल एक विशेष शिक्षक की भूमिका इसमें काफी महत्वपूर्ण है, और साथ में पेरेंट को लेना और भी महत्वपूर्ण। अभी दोनों इसमें आपको जो मैं चित्र दिखा रही हूँ उसमें पास में जो बैठी है वो सब माताएं हैं जो समझ रही है शिक्षक के साथ बैठ के कि अपने बच्चे के साथ किस तरह से काम किया जाने वाला है या किया जा रहा है, ताकि जब घर में हम बोले कि इस तरह का काम करवा के लो तो माता जो है वो कर पाती है। तो इसमें
शिक्षक के साथ माता पिता या जो भी भाई बहन कोई तो घर का ऐसा होना चाहिए जिसका हमें मतलब सहयोग मिलना जरूरी है, क्योंकि बच्चे के लिए समावेशी समेकित शिक्षा में भी शिक्षक अध्यापक जो है 1 या 2 बार जाएगा हफ्ते में, तो उतने समय में ये होना मुश्किल है। कोई उसे समझ के उसका फॉलोअप जो हम बोलते हैं वो अगर करेगा तभी आपको इसमें सक्सेस स्टोरी जो बता रही थी मैडम, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हम उसमें निर्माण कर सकते हैं। तो किसी की मदद या सामाजिक उत्प्रेरक उसकी भी सहायता ले जा सकती है, किसी की मदद से हम ये कर सकते हैं। कुछ ऐसे चित्र है जो अब मैं बताना चाहूंगी कि कारक विकास जो है कि बच्चे को चलाना है, बच्चे को हर चीज को छूने देना है और शिक्षक के साथ समझना है उसने कि अपना परिवेश क्या है। तो ये एक कारक विकास का एक बड़ा ये है कि उसे काफी सारी चीजें हमें दिखानी है। जो भी बचे हुए उसकी संवेदनाएं हैं, मैंने जिसकी बात की, तो उनका यूज करके, यूज इस तरह करना है, किस लिए करना है उसका उपयोग, कि वातावरण से जानकारी हासिल करने के लिए। और जानकारी हासिल करके क्या करना है, जानकारी हासिल करके समझना है कि वातावरण में हो क्या रहा है। तो ये जो है कि आइडेंटिफाई करके आसपास क्या है उसके अनुसार मैंने क्या समझना है और मेरी कुछ प्रतिक्रिया अगर अपेक्षित है तो वो किस तरह की देनी है, ये समझने के लिए बचपन से उसको वातावरण का परिचय कराना है। अभी आप देख रहे हैं कि पहले चित्र में ये जो बच्ची है इसे माइक्रो ऑप्थेल्मिया बोलते हैं, यानी बहुत छोटी सी पुतली है और थोड़ी सी दृष्टि है, लेकिन उसका वो उपयोग करना चाहती है। तो वो देखने की कोशिश कर रही है कि ये जो मक्के की वो है भुट्टा है उसके हाथ में, तो देखने की कोशिश कर रही है। उसी तरह दूसरे जो चित्र है उसमें देख रहे हैं आप कि बच्ची स्पर्श से समझने की कोशिश कर रही है क्योंकि दृष्टि का अभाव है। तीसरे में सुन आवाज जो ऑडिटरी है, श्रवण से वो अलग अलग चीजों के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। ये सब अर्ली इंटरवेंशन के ग्रुप के बच्चे हैं जिनके साथ ये काम हो रहा है। उसी तरह आउटडोर में भी जैसे डफली जैसी चीजें हैं तो उनका उपयोग करके शिक्षक उसे श्रवण के बारे में, यानी वातावरण में सुन के क्या चीज हो रही है उसके बारे में अवेयर करना चाह रही है। और कुछ चीजें अभी जैसे मोटर में मैंने कहा कि सूक्ष्म गामक और सकल गामक दोनों आता है, तो सूक्ष्म गामक जो कौशल है उसके लिए काफी सारी चीजें की जा सकती है। ये जो है ये एक सेंटर बेस में किया हुआ है, इसके लिए आपको साधन दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम 10 मिनट मिला और चर्चा करेंगे तो इसके पर्यायी रूप में हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी, घर की बहुत सारी चीजों का उपयोग इसमें हम कर सकते हैं। तो पहले में जो है उसमें वो आकार जो है वो खांचे में लगाने की कोशिश कर रही है। दूसरे चित्र में आपको काफी सारे बच्चे खेलते हुए दिखेंगे जिसमें जो कॉइन्स है वो एक डब्बे में डाले जा रहे हैं, ये तो घर में भी हम करवा सकते हैं। दूसरे में एक बच्चा जो है रिंग स्टैंड लगा रहा है। तो ये सभी चीजों खेलने का जो मौका है, बचपन जो है वो खेलने के लिए है, तो खेलने का मौका बच्चे को दृष्टिबाधित बिल्कुल 100% मिलना चाहिए क्योंकि इसी माध्यम से उसका आगे विकास होना है। ये भी और कुछ साधन है, अभी इसमें भी देखिए पहला साधन जो है वो सेंटर में है, ठीक है, उसमें आकार है जो बच्चा लगा रहा है, लेकिन दूसरा जो है वो घर में हम यूज कर सकते हैं। इसमें हमने वो यूज किया है, बॉटल है एक, और उसमें जो कंचे होते हैं खेलने के लिए यूज करते हैं बच्चे, तो उसका उपयोग किया है। वो एक एक कंचा उठा के बोतल में डाल रहा है। तो ये इस तरह के कौशल जो है सूक्ष्म कारक कौशल हम बोलते हैं, इनका विकास बच्चे में बचपन से करने की जरूरत है। अब ये है जो क्लिप्स है कपड़े सुखाने में हम यूज करते हैं, तो इनका भी बड़ा अच्छा प्रयोग कर सकते हैं बच्चे के साथ एक्टिविटी करते समय। और ये सब चीजें आसानी से घर में उपलब्ध होगी और माता पिता अपना काम करते समय, समझो माँ कपड़े सुखा रही है तो उसको थोड़े से दे दिए क्लिप्स और ढक्कन दे दिया, उसमें बोला ये लगाते जाओ, तो बैठे बैठे माँ का काम भी चालू रहेगा और बच्ची का काम भी चालू रहेगा। दूसरे जो 2 चीजें हैं वो सेंटर में बच्ची कर रही है जहाँ पर इस तरह के साधन सामग्री उपलब्ध है। जहाँ संभव है वहाँ रंगों का बहुत अच्छा यूज किया जाना चाहिए कि बची हुई दृष्टि अगर बच्चे में है तो वो
बिल्कुल कोशिश करेगा कि रंगों को पहचाने और रंगों का उपयोग, रंगों को नाम दे, समझे और उस आधार पर उसको लगाने की कोशिश करे। जैसे कि मैंने कहा, ये बच्ची जो है माइक्रो ऑप्थेल्मस, यानी उसकी पुतलियां बहुत छोटी है लेकिन उसको थोड़ा दिखता है, तो वो देख के कलर पहचान के उसको लगाने की कोशिश कर रही है। ये जो आपने शुरुआत में संस्कृत में कथा सुनी, ये वाली बच्ची है वो। देखिए जब हमारे पास आई तो कैसी थी। अभी ये स्पर्श विकास किया जा रहा है। पहले चित्र में उसका चावल है और उसमें बहुत सारी चीजें डाली है। कुछ भी डाला जा सकता है जो साइज में बड़ा है, और उसको वो छाटना है, अलग उसको सेपरेट करना है हाथ से छू के पहचान के। तो ये जो छोटी बच्ची अभी मैंने आपको दिखाई थी शुरुआत में, यही है वो। दूसरे चित्र में भी वही है, वो एक्टिविटी कर रही है। तीसरी जो चित्र में बच्ची है वो विजन है, थोड़ा सा पास में देख रही है कलर कौन सा है क्या है। तो दृष्टि अगर है तो दृष्टि का भी उपयोग साथ साथ में हो, इस तरह की एक्टिविटीज हम प्लान कर सकते हैं। अब जो यही बच्ची जो है उसको और एक चीज जो है जो बचपन में मतलब सेल्फ हेल्प स्किल्स में हमने शुरू करनी चाहिए अर्ली इंटरवेंशन में। लगभग 2.5 साल का जो बच्चा है वो टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब शुरुआत तो कम से कम हो जाती है, बताता है कि अभी जाना है, बाथरूम जाना है, या जो भी खुद से कर नहीं पाता तो भी बता सकता है। तो इन बच्चों के लिए भी ये शुरुआत लगभग उसी उम्र में हम कर सकते हैं, मौखिक रूप से सूचनाएं दे के, मम्मी की सहायता से, और प्रत्यक्ष रूप से जो हमारा टेक्निक है के हाथों मतलब हैंड ऑन हैंड से बच्चे को समझा के कि किस तरह टॉयलेट का यूज करना है सिखाया जा सकता है। अब ये लगभग 3-3.5 साल की बच्ची है जो सेंटर में अपने आप से जूते निकालती है, रखती है जगह पर, और ये करने में उसको मजा भी आता है। आप देख रहे हैं कि ऐसी कोई उसको करने में दिक्कत नहीं है। तो सामान्य दृष्टिबाधित बच्चे जिनका बौद्धिक विकास सामान्य है, वो इस तरह से अगर उनको एक आदत लगाई जाए कि अपना काम खुद से करना सीखना है, तो बहुत अच्छे से छोटी उम्र में भी बच्चे अपना काम खुद से करना सीख जाते हैं। अब ये एक कैंप का दृश्य है मैं जो दिखा रही हूँ। हमने 3 दिन का कैंप किया था जब नैब में थे तो, और जिसमें हमने छोटे बच्चे और माँ को साथ में लेके गए थे। तो 0 to 5 नहीं, 2 साल से 5-5.5 साल के बच्चे थे और उनके साथ उनकी माँ थी, और हम अलग से परिवेश में 3-4 दिन उनको लेके गए थे। और यहाँ पर हमने बच्चों के साथ भी काम किया और माँ के साथ भी। टीचर ने काम किया बच्चे के साथ, माँ ने देखा कि इससे कैसे करवाना है, और इसमें हमने सेल्फ हेल्प स्किल्स में ज्यादा काम किया। आप देख रहे हैं कि बच्ची सीख रही है कि ब्रश पे पेस्ट कैसे लगाना है, बालों में तेल कैसे लगाना है। तो छोटी छोटी ऐसी जो आदतें हैं कि अपने आप से काम किस तरह से करना है। तो ये कैंप मोड में हमने किया था और इसमें माँ भी साथ में थी। तो एक तो बढ़िया ये हुआ कि जो बच्चे कर पा रहे थे रोल मॉडल के रूप में माँ ने देखे कि इसका बच्चा करता है, मेरा क्यों नहीं करता, और फिर एक तरह से उनको मोटिवेशन हुआ कि मेरे बच्चे को भी ये आना चाहिए, मैंने भी करना चाहिए। दूसरा एक कि आपस में उनकी बहुत सारी बातें हुई जिससे एक नेटवर्किंग हुआ, अच्छे से उनका बॉन्डिंग हुआ, और जो हमारे आगे बच्चे की पढ़ाई में काम आता है कि एक दूसरे का एक सपोर्ट ग्रुप बन गया कि जो बच्चों के लिए काम करने के लिए तैयार था। दूसरी बार कैंप किया, अगर एक माँ नहीं आ सकी तो भी दूसरी माँ अपने बच्चे के साथ दूसरे एक बच्चे का ख्याल कर सकती है। तो माँ का इसमें बहुत सहभाग जो है इम्पोर्टेंट है और बहुत मददगार साबित होता है। इसमें देख रहे हैं आप, बच्चा नहा रहा है। अब ये भी छोटे बच्चे हैं, अपने आप से नहाना, इतनी छोटी बच्ची है 5 साल से नीचे, लेकिन उसको भी उत्साह है कि मैं अपनी प्लेट खुद धोऊं, और टीचर अपनी बाजू में है, साथ में मदद कर रही है, और उसको क्योंकि काम कैसे करना है इसका ओरिएंटेशन नहीं है बच्चे को, तो क्रम बताना पड़ेगा। दृष्टिबाधित बच्चे को नहाने में अपने आप से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहाने के लिए सबसे पहले पानी कहाँ है, पानी कहाँ से लेना है, साबुन कहाँ है, साबुन कब लगाना है, कैसे धोना है, ये सब जो क्रम है, टास्क एनालिसिस हम बोलते हैं इसे, तो ये समझना समझाना जरूरी है, सिखाना जरूरी है। तो अगर एक बार ये क्रम उसे मालूम हो गया तो वो इंडिपेंडेंटली ये सब चीजें आसानी से कर सकता है। तो सामान्य बच्चे के जैसी ये सब चीजें करने में उसे कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ हेल्प स्किल जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमने कैंप मोड में कोशिश की थी जिसके काफी अच्छे रिजल्ट आए थे।
फिर भाषा का विकास, उसके लिए भी काफी सारी चीजें कि एक मौका मिलना चाहिए बच्चे को बात करने का, कविताएं सुनाने का, प्रश्न पूछने का। तो ये कैंप मोड का ही एक चित्र है जहाँ पर बच्चे काफी सारे बैठ के सुन रहे हैं, कोई कहानी सुना रहा है, कोई डांस कर रहा है। छोटे बच्चों में काफी सारी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, और ऐसे मौकों पर उनको काफी उत्साह होता है कि मुझे क्या आता है मैं सबको दिखाऊं, जिससे उसका आगे चल के आत्मसम्मान भी बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। तो भाषा विकास, भाषा बोलने के लिए उसे ज्यादा प्रोत्साहन देना भी जरूरी है। खुद के शरीर के बारे में समझना आगे बहुत काम आता है ये सब चीज। तो ये बचपन से ऐसे अनुभव दे रहे हैं कि जिससे बच्चा अपने हाथों का उपयोग सीख रहा है। तो इसमें अनुभव इम्पोर्टेंट है, एक्टिविटी बहुत सारी इसके लिए प्लान की जा सकती है। तो कुछ ऐसे ही क्रियाकलाप मैंने दिखाए हैं इसमें। और देखिए टीचर किस तरह से काम करती है, ये एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप अर्ली इंटरवेंशन वाले ग्रुप से उसके साथ काम करो, अच्छे से गोदी में बिठाओ, बच्चे के साथ रैपो हो, आपकी आवाज ऐसी हो कि बच्चे को लगे कि इसका सुनो, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होके डांट डपट कर इस तरह से काम बच्चे के साथ इस उम्र के बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। तो बच्चे को जो सुरक्षा का जो आभास है, क्योंकि अगर माँ नहीं है, अभी इस चित्र में माँ नहीं है बच्चे के साथ, लेकिन टीचर ने उसे अच्छे से गोद में लिया है, उसके साथ बात हो रही है, तो वो सुनने की कोशिश कर रही है। तो शिक्षक के रूप में, अध्यापक के रूप में हमारा ये एक बन जाता है कि हम एक अच्छा रैपो बिल्टअप करें बच्चे के साथ, ताकि उसका जो एक्टिविटी है वो बढ़िया तरह से हो सके। इसके बाद प्री ब्रेल की बात की थी, तो इसमें काफ़ी सारे मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, और मुझे आशा है कि जो सभी अध्यापक है इसका यूज करते होंगे। जैसे सामान्य बच्चा जो है प्री ब्रेल नहीं, लेकिन प्री रीडिंग राइटिंग यानी लेखन पूर्व और वाचन पूर्व कौशल जो सामान्य बच्चा सीखता है, उसके लिए काफ़ी सारी किताबें, चित्रों वाली किताबें उपलब्ध है। तो हमने भी कोशिश करनी चाहिए कि अलग अलग तरह का मटेरियल बच्चे के लिए विकसित करें, जो देखने की उत्सुकता बच्चे में हो और फिर सीखने की जो उसकी जो इच्छा है वो बढ़ जाए। तो कुछ मटेरियल आपको दिखाया है कि जो हमने यूज करना है। इसमें क्रम है, इसमें दाएं से मतलब लेफ्ट टू राइट का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए जो आवश्यक है वो यूज होता है। अभी हमने प्रॉपर ब्रेल इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन ब्रेल से पहले उसका जो स्पर्श विकास है, लेफ्ट टू राइट कॉन्सेप्ट है, पहले लाइन से दूसरी लाइन में आने की जो क्रिया है पढ़ते समय, उसके लिए काफ़ी सारे वर्कशीट तैयार कर किए हैं। वैसे ब्रेल की शुरुआत के लिए जो पहली चित्र में आप देख रहे हैं कि 6 बिंदुओं का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक किताब, वर्कशीट की किताब बनी है, जिसमें आपको गोले दिख रहे होंगे लाल। तो ये पोजीशन का ओरिएंटेशन है कि ब्रेल के डॉट्स कैसे रहेंगे और उसके ऊपर किस क्रम से हाथ फेरना है जब हम लेटर को पहचानेंगे। तो इस तरह के वर्कशीट्स हम तैयार कर सकते हैं। उसी तरह प्री मैथ भी है। पहला जो पिक्चर है इसमें स्पर्श अलग अलग जुड़े हुए हैं और वो समझने की कोशिश बच्चा करेगा। दूसरे में प्री मैथ कॉन्सेप्ट है, देखिए सिंपल हमने वो ली है, हाथ की जो कांच की बांगड़ी है और उसके अंदर हमने बिंदी के टुकड़े लगाए हैं और उसमें कम ज्यादा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ये कटोरी में भी कुछ भी डाल के दिखाया जा सकता है, जैसे कि मोती है या घर का जो भी है, सिंग है, एक में ज्यादा एक में कम। तो ये प्री मैथ कॉन्सेप्ट है। वर्कशीट में है तो वो 2D हम कहते हैं, 2 डायमेंशनल। अगर कटोरी जैसा एक्टिविटी के रूप में किया तो 3 डायमेंशनल हो जाता है। फिर कॉग्निटिव स्किल में यही 2 बच्चियां हैं जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाई थी, जो भुट्टा देख रही थी कि आज अभी प्रॉपर वो जो एकेडमिक स्किल्स है, ब्रेल है, गणित पाठी है, ब्रेल लिखना है, तो इस पर आ रही है, कर रही है काम बहुत बढ़िया तरह से। और ये कुछ मटेरियल है जो उनके लिए गणित के लिए अडेप्ट किया गया है। बहुत सिंपल मटेरियल है, देखो कोई भी कर सकता है। ये जो प्रेजेंटेशन है मैं बाद में शेयर करूंगी सर के साथ, तो आप साथ में रख सकते हैं। तीसरा जो है उसमें 100 का जो कॉन्सेप्ट है ना वो देने की कोशिश की है।
तो ये टीचर मेड मटेरियल जो है मैं दिखा रही हूँ कि किस प्रकार का हम यूज करते हैं कि बच्चा इसको सीख सके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अभिभावकों का जो ट्रेनिंग वो बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग ऐसा कहना ठीक रहेगा अगर वो संरचित है, तो ये तो ट्रेनिंग का ही मैं दिखा रही हूँ आपको कि पेरेंट्स और जो सोशल एनिमेटर्स हम बोलते हैं, सामाजिक उत्प्रेरक के रूप में जो तैयार है, जिनके पास समय है। आपको चित्र में एक ओल्ड लेडी दिख रही होगी कि मतलब उनको इच्छा है कि कुछ मदद करे ऐसे बच्चों की, तो ऐसे वाले जो लोग हैं जिनके पास समय है तो उनकी मदद भी हम इसमें ले सकते हैं। उनको प्रशिक्षण देके बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें से कुछ हमारे जो उत्प्रेरक है वो रिटायर्ड टीचर्स है, तो उनको अपने आप में सिखाने की बड़ी कला अच्छी अनुभव से आती है और ऐसे बच्चों के साथ आसानी से जुड़ जाते हैं। कहानियां बताना, गाने सुनाना, कविताएं सुनाना, और फिर साथ साथ में ब्रेल पढ़ के वो खुद ब्रेल सीख के बच्चों को ब्रेल में भी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ ट्रेनिंग का जो हमारा सेशंस था उसके कुछ फोटोज है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि पेरेंट्स काम कर रहे हैं, कैसे वर्कशीट्स बनाए जाए ये उनको सिखाया जा रहा है और कैसे बच्चा पढ़ता है। तो इस तरह से काम हो रहा है। अब ये जो बच्ची मैं दिखा रही हूँ आपको, ये अर्ली इंटरवेंशन इसका भी शुरू हुआ था, कैसे बढ़ी, और इसका एक वीडियो मैं अभी दिखाना चाहूंगी लास्ट में आपको कि जिसमें वो अभी क्या कर रही है वो आप देख पाओगे, कहाँ तक पहुंची है। वही शीघ्र हस्तक्षेप 3 साल के पहले हमारे संपर्क में आए विशेष शिक्षकों के रूप में उनको जो अध्यापक मिले, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, माँ ने बहुत अच्छा मेहनत किया, और आज कहाँ पर है आपको दिखाना चाहूंगी। एक वीडियो है लास्ट, और फिर मैं आपके जो भी सवाल जवाब रहेंगे उसको मतलब मुझे अच्छा लगेगा देना। वीडियो दिख रहा है ना सबको? यस मैम, यस मैम। जी। अभी वो टेक्नोलॉजी भी यूज कर पा रही है। ये एक नया साधन है। तो यहाँ पर हमें बच्चे को पहुंचाना है। जब हम स्कूल की बात करते हैं, अभी बच्चे के लिए नया साधन एक उपलब्ध हुआ है जिसका नाम ब्रेल मी है, और इसका उपयोग बच्चा इतना बढ़िया कर सकता है प्राइमरी में भी कि उसको ब्रेल किताबों की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें मेमोरी रहेगी तो उसकी जो पूरी पढ़ाई है कक्षा की वो इस डिवाइस में रह सकती है। इसमें वो आंसर्स भी लिख सकता है। तो यहाँ तक हम मतलब अगर सही वक्त पर इंटरवेंशन हुआ तो बच्चा यहाँ तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहूंगी जो प्रेजेंटेशन है। मुझे आशा है कि मतलब जो पॉइंट्स मेरे थे वो मैं पहुंचा सकी आप सब तक, और कुछ सवाल रहेंगे तो मैं जवाब देने में मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। विषय की विशेषज्ञता को न केवल आपने विधिवत और मांग के अनुसार रखा, अपितु आपने जिन चित्रों का और यथार्थ उदाहरणों का आज प्रस्तुतिकरण हमारे बीच किया है, निश्चित ही हमारी प्रस्तुति हेतु और हम जैसे शिक्षा में लगे हुए विशेषज्ञों के लिए यह परम आवश्यक हो जाता है कि हम अपने उदाहरण उन्हीं बेटे और बेटियों के बीच से लाएं जिनके बीच हम काम कर रहे हैं। जैसा उदाहरण आपने आज हमारे बीच रखा, आपकी प्रस्तुति निश्चित ही
अकाट्य रही है, बहुत श्रेष्ठवत रही मैम। मेरे प्रतिभागी समूह में से अगर किसी का कोई प्रश्न है मैम से, तो मैं आमंत्रित करता हूं कि अपना माइक आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न रख सकते हैं। अगर हमारे किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न है, वैसे मैम ने तो इतना विस्तारित रखा है कि उस पर प्रश्न बन पाना तो लगभग ना के बराबर है, लेकिन अगर किसी के मन में कोई ऐसा भाव है या जिसपे और क्लियरेंस अगर आप चाह रहे हैं, तो आपके प्रश्न सादर आमंत्रित है। नागेश सर, पहले पल्लवी मैडम को सादर प्रणाम। मैडम, एक प्रश्न महानंद डोंगरे का है। हाँ। कि दृष्टि बाधित बच्चे में अर्ली इंटरवेंशन में प्री ब्रेल लिप में रीडिंग राइटिंग स्किल लेना क्या लाभप्रद होगा? नहीं, प्री रीडिंग में ब्रेल नहीं लिया जाएगा। प्री रीडिंग में हम वर्कशीट्स बनाते हैं जिसमें हम ब्रेल बिंदुओं का उपयोग करके कुछ सामग्री तैयार करते हैं, लेकिन उसे ब्रेल अक्षर के रूप में इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। ब्रेल अक्षर नहीं रहेगा, वो प्री ब्रेल यानी ब्रेल पूर्व कौशल है, जिसमें जो 6 बिंदु की रचना है उसका परिचय दिया जाता है। ब्रेल बिंदु से लंबी लाइन, छोटी लाइन, इस तरह से ब्रेल के ऊपर हाथ फेरना, इसकी एक प्रैक्टिस की जाती है। ब्रेल की अलग अलग रचनाओं का परिचय हाथ से दिया जाता है, लेकिन अक्षर के रूप में नहीं, स्पर्श विकास के लिए। तो प्री ब्रेल में ब्रेल अक्षरों का उपयोग नहीं होगा। उसके पहले वाला जो विकास है स्पर्श विकास, लेकिन ब्रेल बिंदुओं की मदद से। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि स्टाइलस से ब्रेल सर्कल बनाएं और उसके ऊपर बच्चे का हाथ फेरे, यानी वो स्पर्श विकास है, ब्रेल बिंदुओं की मदद से है, लेकिन वो ब्रेल नहीं है। मुझे आशा है कि मैं मतलब स्पष्ट कर पा रही हूँ जो सवाल है। जी मैम। और नमस्कार मैम। हाँ, नमस्कार मैम, मेरा एक आपसे जानना था कि जो ब्रेल है उसकी वांचन जो है वो सिस्टम आदर्श क्या होती है? मुझे लगता है कि आदर्श ऐसा नहीं है, बच्चे के हिसाब से जो सही है तो वो सिस्टम, क्योंकि हर बच्चा अलग है, यूनिक है, अलग है। अगर हम मानेंगे जैसे कि गट की सिस्टम है, आप जानते होंगे अबल अक वाली, अगर बच्चे को वो उससे सुविधा है तो उससे जा सकते हैं। अभी तो ये भी प्रयोग हमने किया है कि सामान्य बच्चे जैसे जो मतलब हमारे स्वर है अ आ इ ई, इस भी गति से या इस क्रम से भी हम बच्चे को दृष्टिबाधित सिखा सकते हैं। लेकिन यही सही है ऐसा कहना ठीक नहीं रहेगा, अलग अलग पद्धति से हो सकता है। अबल अक वाली सिस्टम भी लॉजिकल है, लेकिन समेकित शिक्षा में क्या होता है कि सामान्य स्कूल में जिस तरह से बच्चे को सिखाया जाता है, अगर वही पद्धति हम रखने की कोशिश करें तो बच्चे के लिए क्लासरूम में सीखना आसान हो जाता है। तो अभी तो ये भी बच्चे सीख रहे हैं, मतलब ये भी अडेप्टेशन है कि अ आ इ ई इस तरह से भी बच्चे सीखने की कोशिश कर रहे हैं या सीख रहे हैं। और ये बच्चे से मतलब ये चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। मैंने ऐसे सिखाना ऐसा नहीं है, बच्चे को कैसे समझ रहा है उस तरह से मैंने सिखाना है, मतलब ये मेरा विचार है। ठीक है, धन्यवाद। हेलो मैम, मैं रुचि शर्मा। नमस्कार मैम। मैम, मुझे एक प्रश्न पूछना है मैम। ये जो आपने स्पेशली ब्लाइंड है बट डिसेबिलिटी फैक्टर में जो देखते हैं मैम, सोशल स्किल्स जो आपने पॉइंट्स बताए, उसमें मैम जैसे कोविड का सिनेरियो आजकल चल रहा है और अभी ये लंबा भी चलेगा, और अर्ली इंटरवेंशन मींस कि हमें उसे टाइम पर या ऑन टाइम या बिफोर, जब हम उसे देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम में ये एबिलिटी लेस है, तो हमें उसे ट्रीटमेंट या उसे सपोर्ट देना शुरू कर देना चाहिए। तो इस सिनेरियो में हम और कौन से प्रकार के सोशल स्किल्स डेवलप कर सकते हैं या हमें देने चाहिए, और आसपास हम उन सबको कैसे एक्सपोजर में ला सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। ये अच्छा है एक्चुअली। इसमें कैसा है कि अगर आप समेकित शिक्षा में शिक्षक है तो आपके पास एक बच्चों का समूह रहेगा, यानी 4, 5, 8 ऐसे बच्चे रहेंगे। तो हो सकता है कि हफ्ते में आप एक ग्रुप एक्टिविटी कंडक्ट करो ऑनलाइन,
और किस तरह की ग्रुप एक्टिविटी, ये आपके एज ग्रुप बच्चों का जो है उसके ऊपर आधारित होगा, या इस तरह की हो सकती है जैसे कसरत कुछ करवाओ ग्रुप में और सब बच्चे अपने अभिभावकों के साथ या कोई किसी के साथ जुड़े हुए हो और जो सिखाया जा रहा है तो उसे वो ग्रुप में कर रहे हैं। संगीत का हो सकता है, म्यूजिक एक माध्यम हो सकता है। ग्रुप में जुड़ जाने का मतलब एक दूसरे को हाय हेलो वो करेंगे। अभी कोविड में आमने सामने मिल नहीं सकते, लेकिन ग्रुप में एक जो मानसिकता होती है कि मैं इस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, या ये भी हो सकता है कि कोई कथा सुना रहा है एक बच्चा, बाकी सब सुन रहे हैं, तो ये भी एक ग्रुप एक्टिविटी हो गई कि आप असाइन करो कि इस दिन एक बच्चा कथा सुनाएगा, सब सुनेंगे, एक दिन कोई गाना सुनाएगा, सब सुनेंगे, या क्विज हो सकता है जिसे प्रश्न मंजूषा बोलते हैं। अगर बड़े बच्चे हैं, माध्यमिक वाले बच्चे हैं, तो इस तरह का हो सकता है कि आप एक क्विज के रूप में तैयार करो और बच्चों के गुट बनाओ। और इस तरह से इसमें एक चीज है कि आपको टेक्नोलॉजी अच्छे से आना जरूरी है। अगर आप टेक्नोलॉजी को अच्छे से आप मतलब अवगत है तो आप ग्रुप में बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। अभी हम भी ग्रुप में ही है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मीट में क्या लिमिटेशन है, जूम पे क्या होता है, कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, प्रेजेंटेशन किस तरह से किया जा सकता है। और आपका जो सामने वाला है, ज्यादा करके मैं ऐसा मानती नहीं हूँ कि गांव में मालूम नहीं, गांव में भी बच्चे बढ़िया या घर के जो खास करके जो कॉलेज गोइंग स्कूल गोइंग बच्चे हैं साइटेड, वो जानते हैं टेक्नोलॉजी किस तरह यूज करना है, तो उनको साथ में बिठा के इस तरह के कुछ क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। लिमिटेशंस रहेंगी, आमने सामने है तो सोशल स्किल्स डेफिनेटली बढ़िया हो सकती है क्रिएट, लेकिन कुछ एक प्रयास हम जरूर कर सकते हैं। ओके मैम, मैम मीन्स कि हम लोग एक्सरसाइज इन योगा इन द मीन ऑफ योगा, यही नहीं, मैं कुछ आइडिया दी आपको, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये कुछ आइडियाज मैंने आपको दी। एक्टिविटी के रूप में भी हो सकता है, दूसरी कुछ एक्टिविटी भी प्लान की जा सकती है। ओके मैम, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद, थैंक यू। दोनों का विशेषज्ञों के अनुसार आपने अपनी विशेषज्ञता के अनुरूप और बृहत्तम भावों के स्थापना के साथ प्रश्नों के उत्तर और जिज्ञासाओं का सम्मान किया मैम। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बढ़ते हुए श्री विकास मिश्र जी, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर CRC लखनऊ को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री विकास मिश्र। धन्यवाद नागेश सर। सर्वप्रथम मैं हमारी आज की मुख्य वक्ता और हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय अर्चना मैडम और आदरणीय पल्लवी शंकर मैडम को मैं सादर प्रणाम करता हूं, और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आप लोगों ने अपने व्यस्ततम समय में से CRC के लिए एक समय निकाला और आज आप हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय पल्लवी शंकर मैडम का, जिन्होंने इतने विस्तृत रूप से आज के विषय को रखा। और जहाँ तक मैं देख रहा था मैडम की PPT, मैडम ने पिक्चर के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से हम सभी को यह बताने का प्रयास किया कि किसी भी दृष्टि दिव्यांगजन के जीवन में अर्ली इंटरवेंशन का कितना महत्व है। और निश्चित ही मैडम ने जो भी बताया है वो हम सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद है, और हम सभी लोग जितने भी स्पेशल एजुकेटर, जितने भी एक्सपर्ट, जितने भी रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट हमारे इस वेबिनार में उपस्थित हैं, निश्चित ही आप सभी, हम सभी जो भी मैडम ने आज बताया है उसको हम अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। हमारे जो भी बच्चे ऐसे हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, हम उन बच्चों को उचित शिक्षण दे पाएंगे जो भी मैडम ने बताई हैं उन विधियों के द्वारा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही रोचक रहा और सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एक एक चीज बिल्कुल क्लियर की है मैम ने। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से मैं एक बार आपको सादर प्रणाम करता हूं और फिर से एक बार आपको CRC लखनऊ की संपूर्ण टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद के क्रम में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा
हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन PDUNIPPD की डायरेक्टर महोदया आदरणीय स्मिता जयवंत मैडम का, जिनके मार्गदर्शन से लगातार हम इस तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित कर पा रहे हैं। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा CRC लखनऊ के निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का, जिनके नेतृत्व में हम लगातार इस तरीके के वेबिनार और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और तमाम तरीके के प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम जिनसे जो किसी भी पर्सन्स विद स्पेशल नीड के रिहैबिलिटेशन में उत्तरदायी हों, उसको उसके पुनर्वास में हेल्पफुल हों, ऐसे कार्यक्रमों को CRC लखनऊ लगातार आयोजित कर पा रहा है। तो सर के नेतृत्व में ये सब संभव हो पा रहा है, तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी की तरफ से। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज के हमारे कोऑर्डिनेटर आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, आदरणीय श्री नागेश पांडे सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के समन्वय के बिना ये संभव नहीं है कि हम इस तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे IT एक्सपर्ट श्री सुमित कुमार गिरी सर का, जो कि लगातार इस तरीके के आयोजनों को पूरी तरीके से सफल बनाने में लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी CRC के सभी ऑफिशियल्स का, हमारे CRC की संपूर्ण टीम का, जो लगातार इस कोरोना काल में और इससे पहले भी जब लॉकडाउन था उस समय भी लगातार हम लोग इन शैक्षणिक गतिविधियों में लगे हुए हैं और लगातार आपको सेवाएं दे पा रहे हैं। तो CRC लखनऊ की संपूर्ण टीम का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हम सभी प्रतिभागियों का, जो कि हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं और हमारे हर प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं कि जो प्रोग्राम हम यहाँ पे कराते हैं, उन प्रोग्राम से आपने जो सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचाना भी है। तो आप हमारे प्रचार और प्रसार के एक माध्यम है। निश्चित रूप से आप हमारी इन श्रृंखलाओं को, हमारे इन वेबिनार को, हमारे इन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को दूर दूर तक, गांव-गांव तक ले जाएंगे, जिससे कि हम जिस उद्देश्य के साथ इन कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं वो उद्देश्य सार्थक हो पाए और CRC लखनऊ अपने कार्यों में सफल हो पाए। इसलिए आप सभी, हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं फिर से आदरणीय पल्लवी शंकर मैडम को फिर से मैं धन्यवाद देता हूं और एक अनुरोध भी करता हूं कि मैडम, जब भी CRC लखनऊ आपको किसी अन्य प्रोग्राम में याद करेगा तो आप हमारे साथ जरूर उपस्थित होंगे। ये अनुरोध भी है मैम, और एक आशा भी हम लोगों की तरफ से। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। जी मैडम, आप जैसे विशेषज्ञों की CRC लखनऊ को बहुत आवश्यकता है और निश्चित रूप से हम नेक्स्ट किसी अन्य प्रोग्राम में आपको जरूर आमंत्रित करेंगे किसी और विशेषज्ञता के साथ में आपकी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी। निश्चित ही रचनात्मक गतिविधियां, बौद्धिक आयोजन वर्तमान कोविड-19 की इस दूसरी पहर में केवल और केवल विद्यार्थियों का नहीं, अपितु सर्व समाज के मानसिक सुदृढ़ता एवं बौद्धिक उन्नता हेतु अत्यंत आवश्यक सिद्ध हो रही हैं। सेवाओं के विस्तार के लिए, अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक सेवाओं को पहुंचाने के लिए ऑनलाइन माध्यम, ऑफलाइन माध्यम बहुत सहायक हो रहे हैं और आप सभी का स्नेह निरंतर बना है, जिससे हम अपनी सेवाओं को और विस्तृत और विस्तारित रूप तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। आज आप सभी का स्नेह मिला। कार्यक्रम बृहद स्तर पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बेहतरी के साथ आप तक पहुंचाया गया। आदरणीय पल्लवी मैम ने, जैसा हमारे विकास सर ने, निदेशक सर ने बताया कि निश्चित ही विषय की विशेषज्ञता को विधिवत रखा। मुझे आशा ही नहीं, अपितु विश्वास भी है कि हमारे जितने भी प्रतिभागी जन जुड़े हैं वो आज यहाँ से सीख करके, आज यहाँ से चित्रों को देख करके अवश्य अपने मन में एक चित्र बना लिए होंगे कि हम विद्यार्थियों के समक्ष जब कल जाएंगे, हम अपने बेटे बेटे की समक्ष जब कल जाएंगे अभिभावक के रूप में या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, हम जब समाज में जाएंगे दृष्टि दिव्यांग साथियों के साथ, दिव्यांग साथियों के साथ,
तो हम अपने भावों में क्या बदलाव और अपनी तैयारी में क्या बदलाव करेंगे। तो इन्हीं भावों के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। इसी महत्वाकांक्षा के साथ आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और यहीं पे कार्यक्रम में पूर्ण होता है। आधिकारिक रूप से इसकी पूर्णता की जाती है। आप सभी दिए गए फीडबैक लिंक को विधिवत भर लें। चैट बॉक्स में कई बार शेयर किया जा चुका है, जिससे आपका सर्टिफिकेट आपको ससमय प्राप्त हो जाए। और आप सभी जो यहाँ पर फीडबैक लिंक भर चुके हैं वे सभी लेफ्ट कर जाएं, जो भर रहे हैं वो भरने के पश्चात लेफ्ट कर जाएं। आप सभी को सादर प्रणाम, सादर धन्यवाद। सर सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? मेल पे आएगा या व्हाट्सएप पे? सर्टिफिकेट आपके मेल पे जाता है। जब आप फीडबैक फॉर्म भरते हैं मित्र, तो उसमें ईमेल आईडी आप डालते हैं। ईमेल आईडी जैसे ही